नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चारों तरफ कोहराम है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे खराब स्थिति अल्पसंख्यकों की है, जिन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। बेकाबू हो चुके हालात को काबू में करने के लिए राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया और प्रधानमंत्री पद मोहम्मद यूनुस को सौंपा गया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला छात्र नेताओं की सहमति से लिया गया, मगर मोहम्मद यूनुस के लिए कांटों का ताज साबित होगा। बांग्लादेश में अव्यवस्था और अराजकता चरम पर है। अर्थव्यवस्था पटरी से डिरेल हो चुकी है। रोजगार की कमी के चलते युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। इन हालातों से यूनुस भी वाकिफ हैं। इसके बावजूद जिस जिम्मेदारी को उन्होंने 17 साल पहले ठुकरा दिया था, अब उसे स्वीकार करने की क्या है वजह, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश। सेना का ऐलान, यूनुस को कमान। आरक्षण की थमी नहीं आग। बांग्लादेश जलकर खाक। नहीं थम रही हिंसा। सैकड़ों लोगों की मौत। उपद्रवियों को रोकने में नाकाम। अंतरिम सरकार का ऐलान। मोहम्मद यूनुस के हाथ कमान। बांग्लादेश में हिंसा की आंख बुझने का नाम नहीं ले रही। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बावजूद उपद्रवियों का उपद्रव कम नहीं हुआ है। जेल पर हमलों से लेकर आवामी लीग के नेताओं के होटल में आग लगाकर दर्जन भर लोगों को जिंदा जला दिया गया। आरक्षण की आड़ में बांग्लादेश को आग में झोंक दिया गया और अब तक सैकड़ों लोगों की हिंसात्मक कार्रवाई में मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के नाजुक हालात के बीच राष्ट्रपति ने छात्र नेताओं के साथ सहमति बनाकर अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया। इसके साथ ही सेना ने आंदोलनकारियों को शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार। बांग्लादेश में आरक्षण की आग की लपटें दूर तक फैली हुई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बावजूद वहां पर हिंसा का दौर जारी है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली हुई है, लेकिन उनके इस्तीफे और बांग्लादेश छोड़ने के बावजूद उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी संख्या में मंदिरों और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। जोशोर शहर में आवामी लीग के नेता शाहीन चकलादर के लग्जरी जाबिन इंटरनेशनल होटल में उपद्रवियों ने आग लगा दी। इस आगजनी में 24 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में एक इंडोनेशियाई नागरिक भी है। घंटों चले इस हिंसात्मक दौर को रोकने या फिर आग तक बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आया। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हर जगह अराजकता और उपद्रवियों का कब्जा है। कई शहरों में हिंसा का दौर जारी है। बांग्लादेश में मचे उत्पात और ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया गया है। अंतरिम सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के सदस्यों से बातचीत के बाद यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। बांग्लादेश में ताजा राजनीतिक उथल-पुथल के बाद सबकी नजरें अंतरिम सरकार पर टिकी है। सेना प्रमुख ने शेख हसीना के इस्तीफे की जानकारी देते हुए ये घोषणा की थी कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उधर आंदोलन चलाने वाले छात्र नेताओं की मांग के अनुसार मोहम्मद यूनुस को अस्थायी सरकार की कमान सौंपी गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट को जो हेड करेगा वो यूनुस है, जो 84 ईयर्स ओल्ड है, एंटी शेख हसीना है, प्रो अमेरिका है, टेक्नोक्रेट है। वो साफ तौर पे हिंदुस्तान की अहमियत और ट्रेड रिलेशंस को कायम रखना चाहेंगे। लेकिन बाकी उसमें कौन शामिल होंगे इंटरिम सरकार में, वो भी क्लियर नहीं हुआ। विपक्ष का मानना है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो एंटी नेशनल्स हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं। अगर वो जुड़ जाएंगे तो वास्तव में हिंदुस्तान के लिए काफ़ी से ज़्यादा चिंता की घड़ी और हो जाएगी। लेकिन इसमें वास्तव में कौन होंगे अभी तक पता नहीं,
क्योंकि लास्ट इवनिंग स्टूडेंट्स ने प्रेसिडेंट के साथ में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह के साथ में जनरल के साथ बातचीत की है और सिर्फ यही बताया कि इस गवर्नमेंट को जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो केवल 3 महीने की होगी, 3 महीने की दी रहेगी। सिर्फ इसका हेड कौन होगा उसका वर्णन किया। इसमें कम से कम 10 से 12 या 14-15 लोग और भी होंगे, उनका अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ। तो वी मस्ट वेट एंड वॉच कि वो कौन लोग होते, रादर देन प्रिज्यूम कि वो ऐसे लोग होंगे जो वास्तव में आतंकवादी हैं, वास्तव में एंटी इंडियन हैं। ये तो समय बताएगा, क्योंकि वो खुद 84 ईयर्स के हैं। खलीदा जिया जो है वो भी 78 ईयर्स की है। वो एब्सोल्युटली इन हर एटीट्यूड हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। वो हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी के खिलाफ है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के खिलाफ है, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के जो इतने बड़े अच्छे रिश्ते नाते हैं उनके खिलाफ है। उनका आ जाना या उसी माफी के रवैये वाले लोगों का आ जाना हिंदुस्तान के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। बेशक मोहम्मद यूनुस का नाम प्रपोज किया गया है और वो चीफ एडवाइजर बनेंगे और मुझे तो कोई शक नहीं है कि उनकी देखरेख में एक नई सरकार बन जाएगी। लेकिन इस समय पर जब हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति ये है कि पूरा पुलिस फोर्स जो है वो अपने पोस्ट पे नहीं है। सब लोग पुलिस वाले जो है वो अपने पोस्ट से भाग गए हैं, सिविल कपड़े पहने हैं और पुलिस पोस्ट का काफी हद तक लूटमार चल रहा है। पुलिस लोगों को ये डर है कि उनको पब्लिक ना मार दे। आर्मी इस सिचुएशन को और बढ़ावा नहीं देना चाहती है, तो वो भी स्ट्रीट्स पे नहीं है। तो इस समय पर जो स्थिति है बांग्लादेश में वो एक अनार्किक सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं वो जमीन के ऊपर नहीं है। बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि सेना के थोपे हुए किसी भी शख्स को वो प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही उससे उनका आंदोलन दबेगा। मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले पर छात्रों ने ही मोहर लगाई है, लेकिन यूनुस सेना के भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। यह इसके बावजूद कि मोहम्मद यूनुस ने 17 साल पहले सेना ने शेख हसीना और खालिदा जिया को हाशिए पर डालने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी किया था, मगर उस वक्त उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। मगर इस बार उन्होंने जिम्मेदारी को इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपने देश के युवाओं का समर्थन हासिल है। इसके साथ ही शेख हसीना के साथ जो उनकी कट्टर दुश्मनी रही है उसे भी साधने के लिए उनके लिए इससे बड़ा मौका कुछ हो नहीं सकता। 17 साल बाद यूनुस सरकार। 2007 में सेना ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद थे। सेना ने देश को चलाने के लिए बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की। हालांकि यूनुस ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। 17 साल बाद बांग्लादेश में फिर से राजनीतिक उथल पुथल मची है। शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। जिस पद को उन्होंने ठुकरा दिया था, अब फिर से उसी जिम्मेदारी को संभालने की चुनौती उनके सामने है। इस बार यूनुस ने प्रस्ताव को स्वीकार भी कर दिया है। वो अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। यूनुस का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। यूनुस कोई अनजान शख्स नहीं है। उन्हें गरीबी मिटाने का जरिया बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लोगों को गरीबी से निकालने की वजह से मोहम्मद यूनुस को गरीबों का दोस्त और गरीबों का बैंकर कहा जाने लगा। गरीबी मिटाने के लिए 2006 में ग्रामीण बैंक और मोहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 फरवरी 2007 को यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि वो इस पार्टी में साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही शामिल करेंगे। 2008 में यूनुस ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी में बड़े नामों को जोड़ा, जिसमें प्रोफेसर और चर्चित पत्रकार शामिल थे। हालांकि तब ऐसा कहा गया था कि यूनुस के इस कदम के पीछे सेना का हाथ है। शेख हसीना ने यूनुस को राजनीति के लिए एक खतरा समझा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, राजनीति में नए लोग अक्सर खतरनाक होते हैं, उन्हें संदेह की नजर से देखा जाना चाहिए। ये देश को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पार्टी की स्थापना के सिर्फ 76 दिन बाद यूनुस ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। राजनीति को अलविदा कहने के बाद भी शेख हसीना उन्हें दुश्मन मानती रही। 2008 में सरकार बनाने के तुरंत बाद हसीना ने यूनुस के पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया। यूनुस के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उन पर सरकार को बिना बताए विदेशों से पैसा लेने और टेलीकॉम नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए। उन्हीं की कंपनी के स्टाफ ने यूनुस पर केस कर दिया। शेख हसीना अब खुलेआम यूनुस पर हमले करने लगी।
बांग्लादेश का अगर हम लोग पॉलिटिकल इतिहास देखें 1971 से लेकर अब तक, जिस तरीके से 1975 में भी उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान और उनके फैमिली को भी अरेस्ट किया गया था, उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। 1979 से लेकर 1991 के बीच में ढेर सारे वहां पे सत्ता परिवर्तन हुए, जिसमें आर्मी का बहुत बड़ा वहां पे रोल रहता था बांग्लादेश का। साथ ही साथ 1991 के बाद जब डेमोक्रेसी वापस आया बांग्लादेश में, तो उसके बाद भी आर्मी का हमेशा पीछे से कोई ना कोई रोल रहता ही था। हालांकि अगर बांग्लादेश के आर्मी को देखें और पाकिस्तान के आर्मी को देखें तो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बांग्लादेश आर्मी का नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी का है पाकिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो सपोर्ट और बाकी सब चीजें उन लोग के अंदरूनी वहां पे रहता ही था। अगर हम लोग अभी शेख हसीना का फिलहाल का जो पूरा हम लोग देखें, जिस तरह से उनको रेजिग्नेशन देकर बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा, उसमें बांग्लादेश का जो आर्मी है उसका भी बहुत अहम रोल इसमें रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो शेख हसीना से अपना पूरा सपोर्ट हटा लिए थे। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के लिए ये सबसे बड़ा सेटबैक है, बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। एक तो हमारी सिक्योरिटी डायस्पोरा जो बांग्लादेश में 8% से ज्यादा लोग जो हैं बांग्लादेश के वो हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, हमारे सबसे लंबा जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में है। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी, वो इंसर्जेंसी ठीक हुई क्योंकि शेख हसीना ने यकीन किया कि किसी प्रकार का कोई सेंचुरी जो है या कोई सपोर्ट बांग्लादेश से नहीं मिले। क्या आने वाले समय में भी ऐसे होगा, इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। दूसरा, हमारी सबसे कम सेनाएं जो थी बांग्लादेश के में लगी हुई थी, बहुत जबरदस्त कंसंट्रेशन है LAC के ऊपर, LOC के ऊपर, IB के ऊपर, जम्मू कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये बॉर्डर सेफ एंड सिक्योर था। नेपाल के ऊपर भी आपने सेना लगा रखी है, यहाँ भी आपको सेना लगानी पड़ेगी बड़े पैमाने पर। इसको सारी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, BSF को अलर्ट पे कर दिया, आर्मी फॉर्मेशन को अलर्ट कर दिया। उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लक्स हो सकता है रिफ्यूजीज का, जिससे आपकी इकोनॉमी उस इलाके की और डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। छात्र नेताओं के समर्थन मिलने से मोहम्मद यूनुस को राहत है, लेकिन उनके लिए ये कांटों के ताज से कम नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश बुरी तरह से तबाह है। अरबों रुपयों की आर्थिक नुकसान वो सह रहा है। कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। पड़ोसी मुल्क म्यांमार की स्थिति बिगड़ी हुई है। रोहिंग्या संकट भी बड़ा चैलेंज है। सामाजिक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके मोहम्मद यूनुस राजनीतिक स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं, इस पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अंतरिम सरकार की चुनौतियां। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान उस वक्त सौंपी गई है जब हालात बिल्कुल खराब है। तमाम तरह की चुनौतियां हैं और उससे निपटना आसान नहीं है। आंदोलन के दौरान लूटपाट, बर्बरता और हिंसा, यहां तक कि बड़े पैमाने पर हत्याएं भी हुई हैं। सभी के लिए स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि बिना किसी देरी के कानून व्यवस्था फिर से स्थापित हो। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले हो रहे हैं। उन्हें सुरक्षा देना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। युवा रोजगार की संभावनाओं की कमी और कोटा प्रणाली के जरिए तरजीह व्यवहार से हाशिए पर है। आगामी सरकार को उथल पुथल से अर्थव्यवस्था को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बांग्लादेश को खुद को संभालने के साथ साथ पड़ोस में घटने वाली चुनौतियों से निपटने की चुनौती यूनुस सरकार पर होगी। सबसे बड़ी समस्या म्यांमार में चल रहा गृह युद्ध और रोहिंग्या शरणार्थियों का बांग्लादेश की ओर फिर से पलायन की आशंका है, जबकि पहले से ही बांग्लादेश में 12 लाख रोहिंग्या शरण लिए हुए हैं। हसीना सरकार म्यांमार के गृह युद्ध से काफी हद तक दूर रही, लेकिन बांग्लादेश की सेना मौजूदा सूरत हाल में रखाइन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कदम उठा सकती है। सेना बचे हुए रोहिंग्याओं को जहां वो हैं वहीं रखने और बांग्लादेश से बाहर निकालने का प्रयास कर सकती है, जिसके अप्रत्याशित नतीजे बांग्लादेश के लिए हो सकते हैं। आगामी सरकार के लिए राजनीतिक स्थिरता कायम करना भी अहम होगा, जिसमें सेना की अहम भूमिका होने वाली है। सेना प्रमुख ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा करते हुए समय से पहले चुनाव कराने और सामान्य स्थिति लाने की बात कही है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि सभी हत्याओं और दूसरे अन्यायों पर मुकदमा चलाया जाएगा। बांग्लादेश ने कई बार सेना या इसकी समर्थित सरकार का भी दौर देखा है। बांग्लादेश 1975 से 1990 के बीच सैन्य शासन के अधीन था और आखिरी बार सैन्य समर्थित सरकार ने दिसंबर 2008 तक 2 साल तक सत्ता संभाली थी। सेना प्रमुख ने प्रदर्शनकारी छात्रों से घर वापस जाने का आग्रह किया है। ये जो इस माफी के दंगे फसाद हैं, बस 27 मेजर सिटीज में फैल गए हैं और ये दंगे फसाद अभी भी जारी हैं। इसके बावजूद कि जब सेना प्रमुख ने आश्वासन दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सुरक्षित रखने के लिए, सेना को ये स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए कम से कम
एक हफ्ते का समय चाहिए। इस एक हफ्ते के अंदर कितने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को नुकसान होगा, माइनॉरिटीज को नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। उनके आश्वासन का कोई मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज एनफोर्स्ड। अभी तक उन्होंने कोई इस माफी का कदम नहीं उठाया जिससे वास्तव में आश्वासन को कन्वर्ट किया जाए या कोई फौज लगाई जाए हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए। इसमें भी कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ वहाँ के युवक जो हैं और कुछ लोग जो हैं जो अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करनी शुरू की है। हिंदुओं के कुछ बड़े टेम्पल हैं, उनको सारी रात उनके खिलाफ उनके वहाँ पेट्रोलिंग करते रहे। उन्होंने यकीन किया कि उनमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को दबाने की शेख हसीना ने काफी कोशिश की, मगर लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। ये देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। कोटा सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देश में तख्ता पलटने वाला साबित होगा, किसी ने सोचा ना था। छात्र आंदोलन में उपद्रवियों ने जमकर उत्पाद मचाया और ज्यादातर हिस्सा को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। सैकड़ों लोगों की मौत। शेख हसीना जुलाई के शुरू से ही अपनी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दंगों के बाद वो देश छोड़ने को मजबूर हो गए। जून में छात्र समूहों द्वारा सरकारी नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बाद में शेख हसीना के शासन को खत्म करने वाला आंदोलन बन गया। प्रदर्शनकारियों और सरकार के समर्थकों के बीच झड़प से छात्रों का आंदोलन हिंसा में बदल गया। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ा। वो भारत पहुंच चुकी है और फिलहाल हिंडन एयरबेस में रुकी हुई है। प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीब की प्रतिमा को बुलडोजर से गिरा दिया। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सर्वसम्मति से बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का निर्णय लिया गया। मीटिंग में तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी से धैर्य और सहनशीलता बरतने का आग्रह किया गया। लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का भी फैसला लिया गया। आंदोलन में गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने का भी ऐलान किया गया। जमीन के ऊपर से जो बांग्लादेश के अंदर जो लोग बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कम से कम 3 से 6 साल केयर टेकर करना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। ये मैं समझता हूं बहुत डेंजरस चीज है। वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि जो नई सरकार बनेगी जिसमें ये मोहम्मद यूनुस जो है वो एडवाइजर होंगे, लेकिन बाकी लोग कौन होंगे इसके साथ होंगे ये जमात के लोग होंगे और ये बीएनपी के लोग होंगे, और ये तीनों लोग ही मिले हुए हैं। जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है, उसके ऊपर जो बांग्लादेश से खबर आ रही है 680 को कुछ ऐसे करोड़ों का, इसका 680 या 678 करोड़ का कुछ मामला चल रहा है करप्शन का उसके विरुद्ध, और उसको 6 महीने की सजा भी मिली है। तो वो तो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से बिल्कुल ही विरोधी है। वेस्ट मोहम्मद यूनुस को चाहता है, वो उसका प्ले चाइल्ड है, वो उन्होंने इसको बनाया है। जो नोबेल पुरस्कार देके इसको जो उठाया है, ये तो वेस्ट की मेहरबानी है। तो मोहम्मद यूनुस एक वेस्टर्न पॉन जो कह सकते हैं वो है। वो मुझे नहीं लगता है बांग्लादेश के इंटरेस्ट को संभाल सकेगा। ना तो बीएनपी करेगी, ना तो जमात इस्लाम। वहां पर जो अभी अगर वो इलेक्शन नहीं होंगे, और जो ग्राउंड की खबरें जो इस समय पर आ रही है, इलेक्शन होने वाले नहीं है। आरक्षण की आग में बांग्लादेश पूरी तरह से झुलस रहा है। छात्र नेताओं की मांग मान ली गई है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने का मतलब ये कतई नहीं है कि सेना की पकड़ ढीली हो चुकी है। यह महज इत्तेफाक नहीं कि पूरे मामले में अभी तक सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आगे भी वो तमाम मामलों में अपनी दखलंदाजी चाहेगी। मोहम्मद यूनुस के लिए जो संकट का ताज मिला है, उसमें सेना को भी अपने नियंत्रण में रखते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मगर मौजूदा हालात देखते हुए इस बात की संभावना कम ही नजर आती है। भारत की भी बांग्लादेश में मचे क्राइसिस पर पैनी नजर रहेगी और हर अपडेट भी भारत एक्सप्रेस आपको देता रहेगा। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।